मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, उपनाम मिस्टर नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। वह एक ढोंगी व्यक्ति था और धोखा देने के लिए चतुर विचारों का इस्तेमाल करता था। दस्तावेजों और हस्ताक्षरों को बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें धोखाधड़ी से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की और उन्हें भारत का सबसे बड़ा ठग बना दिया। नटवरलाल तब प्रसिद्ध हो गया जब उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और भारत के संसद भवन को कई बार सफलतापूर्वक बेच दिया। नटवरलाल का जन्म बिहार के एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह अपने दो छोटे भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एक स्टेशन मास्टर थे, इसलिए वह भारत में रेलवे उद्योग से अच्छी तरह परिचित थे। लोग बताते हैं कि उनके एक छोटे भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव गोपालगंज में रहते थे। उनका शैक्षणिक करियर किसी भी तरह से उत्कृष्ट नहीं था, हालांकि वे मैट्रिक में असफल हो गए। उन्होंने कड़ी मेहनत की और किसी तरह अपने गृहनगर से भागने के बाद कलकत्ता में वाणिज्य स्नातक की डिग्री पूरी करने में सफल रहे। बाद में उन्होंने कपड़े का व्यवसाय स्थापित करने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उनकी दो पत्नियां थीं, लेकिन उनकी एक बेटी बची थी जो बाद में रांची में बस गई और एक सैनिक से शादी कर ली। नटवरलाल काफी व्यक्तित्व वाला था। वह अपने जीवन काल में कई घोटालों में शामिल रहे। एक वयस्क के रूप में उन्होंने अपना पहला धोखा तब किया जब उनके पड़ोसी ने एक बार उन्हें अपना डिमांड ड्राफ्ट दिया और बैंक से अपने पैसे लाने के लिए कहा। तभी उसने अपना पहला घोटाला किया और उसकी सहमति के बिना उसके फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से 4,000 रुपये निकाल लिए। बाद में जब पड़ोसी ने बैंक मैनेजर से इस मामले की जानकारी ली तो पता चला कि मिथिलेश धोखेबाज है, और यहीं वो मिथिलेश कुमार से मिस्टर नटवरलाल बन जाते हैं। फिर वह अपने घर से भाग गया और कलकत्ता, अब कोलकाता, पहुंच गया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने मालिक के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाया, लेकिन एक बार जब उसके मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो नटवरलाल ने उसे सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय किया और कपास का व्यवसाय शुरू किया। वह धोखाधड़ी करने में सफल हो जाता है और 4 लाख रुपए कमा लेता है। कहा जाता है कि नटवरलाल ने खुद को छिपाने के लिए 50 से अधिक उपनामों का उपयोग करके सैकड़ों दुकान मालिकों, जौहरियों, बैंकरों और विदेशियों से लाखों रुपए की ठगी की है। उसके बाद वह कलकत्ता से भाग जाता है और तब तक उसकी नियमित नौकरी करने में रुचि पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने एक नई दुनिया देखी थी। उन्होंने डमी हस्ताक्षर करने की कला में महारत हासिल कर ली। इसके अलावा जाली दस्तावेज बनाने, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने और अपने भेष बदलने की उनकी क्षमता ने उन्हें धोखाधड़ी से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की। और यही कारण है कि नटवरलाल को हर फन उस्ताद के रूप में जाना जाता था। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई घोटाले किए, लेकिन केवल कुछ ही दर्ज किए गए और प्रमाणित किए गए। वह इतना चतुर व्यक्ति था कि उसने सभी मंत्रियों की उपस्थिति में ताजमहल को 3 बार, लाल किला को 2 बार, राष्ट्रपति भवन को 1 बार और संसद भवन को 1 बार बेच दिया। वह कभी कभी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता या जरूरतमंद लोगों के रूप में पेश करता था, हालांकि वह खुद को व्यवसाय प्रबंधक और क्रय अधिकारी के रूप में भी पेश करता था। वह अक्सर अपने पीड़ितों को फर्जी चेक से भुगतान करता था और ड्राफ्ट की मांग करता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने टाटा, बिड़ला और धीरूभाई अंबानी समेत कई उद्योगपतियों को धोखा दिया और उनसे भारी रकम ली। नटवरलाल अपने जीवन काल में 8 राज्य में चला गया, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। नटवरलाल अक्सर खुद को एक सरकारी अधिकारी बताता था और विदेशियों को संपत्ति के कागजात बेचता था। वह प्रस्तावों के लिए अमीर विदेशियों को निशाना बनाता था और किसी तरह सरकारी मोहरें, खुली जमीन, इमारत
तहखाना, बगीचा आदि वाले कागजात हासिल करने में कामयाब हो जाता था। वह जाली हस्ताक्षर बनाने में इतना कुशल था कि विदेशी भी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। 1937 में 9 टन लोहा चुराने के आरोप में अपनी पहली गिरफ्तारी के बाद नटवरलाल ने अस्थायी रूप से रणनीति बदल दी। पुलिस के अनुसार वह नियमित रूप से औरतों के पास जाता था, उन्हें जहरीली शराब देता था, उनके गहने और पैसे चुरा लेता था और भाग जाता था। हालांकि नटवरलाल को जल्द ही यह रणनीति बहुत खतरनाक लगी और वह फिर से धोखाधड़ी करने लगा। वह अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए ब्लॉकबस्टर विचारों का इस्तेमाल करता था, जैसे कि 1950 के दशक में एक उदाहरण जहां उसने रेल माल ढुलाई और चावल की बोरियों से जुड़े घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक को 6.5 लाख रुपए का छूना लगाया था। उनके द्वारा किए गए कुल कितने घोटालों का कोई एकत्रित रिकॉर्ड आज तक हमारे पास नहीं है। राजनेताओं के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा, एनजीओ आदि के नाम पर हमारे देश के कुछ अमीर व्यापारियों को भी निशाना बनाया। नटवरलाल जब भी अखबार में अपने आप को देखता था तो उसे बहुत खुशी होती थी। जब नटवरलाल का नाम आम लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा तो कारोबारी और सतर्क हो गए और इस तरह वह पहली बार कानपुर में गिरफ्तार हुआ। हालांकि उनके खिलाफ देश भर में 150 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 9 पर ही अदालत में फैसला सुनाया गया। हकीकत में तो उन्हें 113 साल की कैद होनी चाहिए और उन्होंने सिर्फ 30 साल ही जेल में बिताए। लेकिन इनमें से अधिकांश बार वह बच निकलने और भागने में सफल रहा। उनके बार बार भागने के कारण ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के दौरान केवल 20 साल जेल में बिताए। हालांकि दुनिया कई कारणों से नटवरलाल से नफरत करती है, लेकिन उसके गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और अक्सर उसे मिस्टर नटवरलाल कहकर बुलाते हैं। वह कथित तौर पर अपने पैतृक गांव बंगरा में रॉबिन हुड जैसा व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कमाई कम भाग्यशाली लोगों को दे दी थी। उनके विपक्ष की कहानियां, जो अहिंसक थीं और केवल अमीरों और धनी लोगों को लक्षित करती थीं, ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। कथित तौर पर बंगरा में उनके नाम पर एक स्मारक भी बना हुआ है। उनके गांव वाले आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। वह उनके दिल में बहुत खास जगह रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कारावास की अवधि के दौरान उसने अपनी लूट की संपत्ति का उपयोग करके अपने ग्रामीणों के लिए एक विशाल दावत का आयोजन किया था। उन्होंने उन्हें 100 रुपये भी दिए। आखिरी बार नटवरलाल को 1996 में 40 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। अपनी वृद्धावस्था और व्हीलचेयर का उपयोग करने के बावजूद वह फिर से भागने में सफल रहा और अधिकारियों ने उसे आखिरी बार 24 जून 1996 को जेल से अस्पताल ले जाते समय देखा था। इलाज के लिए कानपुर जेल से पुलिस सुरक्षा के तहत एम्स ले जाते समय वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गायब हो गए, जिसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। 2009 में नटवरलाल के वकील ने अनुरोध किया कि उसके खिलाफ लंबित 100 से अधिक आरोप हटा दिए जाएं, यह दावा करते हुए कि 25 जुलाई 2009 को उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने दावा किया था कि 1996 में रांची में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिस वर्ष वह आखिरी बार भाग निकला था। इस कारण से उनकी मृत्यु की सटीक तारीख अनिश्चित है। 25 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई। कई भारतीय धोखेबाजों का मानना है कि वे उनके करियर से प्रेरित थे। उनकी उपलब्धियों की तुलना फ्रैंक अबगनेल और विक्टर लस्टिग से की गई है। नटवरलाल के तरीकों ने कई अन्य कुख्यात दिमागों को आम लोगों को निशाना बनाने और ठगने के लिए प्रेरित किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक 21 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया
और धोखाधड़ी से खाते से लगभग 19 लाख रुपये निकाल लिए। दरअसल अब भी उनके गांव को लगता है कि उन्होंने उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ नहीं किया है। 76 वर्षीय बांके बिहारी प्रसाद, जो नटवरलाल को उसके शुरुआती दिनों से जानते थे, ने कहा, उसने हिंसा नहीं की, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अमीरों को लूटा। वह एक अजीब प्रतिभा वाला व्यक्ति था। वास्तव में हम कहते हैं कि बिहार ने 3 प्रसिद्ध लोगों को जन्म दिया है: राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और नटवरलाल। भारत के सबसे बड़े ठग का जीवन निश्चित रूप से एक रोमांचक कहानी है।